तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो आरटीओ ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं या आरटीओ ऑफिसर में और कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस होती है और कौन कौन सी यहाँ पे पोस्टें निकलती है जिनको हम कर सकते हैं। इसके साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि कौन सा ऐसा लेटेस्ट सिलेबस आया है आरटीओ ऑफिसर के लिए। अगर उस सिलेबस के आपको पहले से ही पता हो तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं और उसके बाद आरटीओ डिपार्टमेंट में आप जिस भी पोजीशन के लिए जाना चाहते हैं उस पोजीशन पे आप जा सकते हैं। क्योंकि आरटीओ ऑफिसर में जो सिलेबस होता है वो सिलेबस आपका बिल्कुल कॉमन ही रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंजेस आता है उसके बारे में भी हम अपने इस लेक्चर में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आरटीओ ऑफिसर में कि अगर आप बनना चाहते हैं आरटीओ क्लर्क, तो आरटीओ क्लर्क बनने के लिए आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से लेकर 37 ईयर्स तक होनी चाहिए, मतलब 18 टू 37 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। अब आरटीओ क्लर्क का जो मेन काम क्या होता है, देखिए क्लर्क का मेन काम क्या होता है कि उनको पूरी फाइलें बनानी होती है। उसके बाद जो भी डीएल बनता है, जिस तरह का भी कोई परमिट होता है उस परमिट के बारे में उनके पास पूरा डेटा रखना होता है। मतलब क्या है, क्लर्क का सारा काम होता है ऑफिशियल डेटा को बनाना और उसके साथ ही साथ ये भी देखना कि जो सिस्टम है अच्छे तरीके से काम कर सके। और कभी 2 या 3 साल की भी अगर उनको रिपोर्ट के बारे में पूछा जाए तो क्लर्क के पास वो रिपोर्ट हो। तो आप मान सकते हैं कि जो आरटीओ क्लर्क होता है वो बैकबोन होता है किसी भी सिस्टम की। तो इसके लिए जो एज लिमिट चाहिए वो 18 से लेकर 37 ईयर्स होनी चाहिए। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो या तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा या इक्विवेलेंट की। मतलब क्या है कि अगर आपके पास अगर बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री है तो भी आप आरटीओ क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है या डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है, जैसे आपके पास कोई बीटेक की डिग्री है, तो भी आप आरटीओ क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि आरटीओ क्लर्क आप बन सकते हैं अगर आपके पास इनमें से कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो तो। और बाकी इसका जो सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम अपने आगे लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आरटीओ असिस्टेंट इंजीनियर आता है। अब इसमें क्या होता है पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आरटीओ असिस्टेंट इंजीनियर होता है इसका जो मेन काम होता है वो ये चीज़ का देखना होता है कि किस तरीके से जो वहाँ की सड़कें होती हैं, रोड होती है, या उसमें किस तरह का जो कंप्लीट उनका वर्क होता है उस वर्क को पूरा ध्यान देना होता है। इसके लिए आपका इंडियन होना ज़रूरी है, ये तो आप हो ही हो। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 से लेकर 35 ईयर्स के बीच रखी गई है। और इसके साथ जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, किसकी, सिविल की होनी चाहिए या आपके पास मैकेनिकल की होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे अगर आप अभी 10th में हैं तो अगर आप +2 कर चुके हैं और आपके पास नॉन मेडिकल है तो अब आपको पता लग चुका होगा कि अब आपके पास 2 स्ट्रीम ऐसी बचती है। अगर आप आरटीओ असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक सिविल की डिग्री और एक आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि जो आरटीओ असिस्टेंट इंजीनियर की जो अप्लाई करेंगे पर्सन, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर आपके पास सिविल या मैकेनिकल की डिग्री होगी तो अब यही बैच के जो स्टूडेंट्स होंगे वही इसके लिए अप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं इनकी जो रैंक इनका बहुत जल्दी बढ़ता है, इनको प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इनका पे स्केल जाता है वो पे स्केल भी दूसरी पोजीशनों से आपका ज़्यादा जाता है। अब एक इसमें जो एक मेन पोजीशन आती है वो आती है, इसको आप लॉ डिपार्टमेंट कह सकते हैं। अब लॉ डिपार्टमेंट कैसा होता है, इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 से 35 ईयर्स रखी गई है। बाकी ये एज लिमिट अप डाउन कर सकती है। उसके बाद जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लॉ की। और कितने परसेंटेज मार्क्स, 55 लिखे हुए हैं, लेकिन आप लगभग मान के चलिए कि आपके पास लगभग 60% मार्क्स तो आपके होने ही होने चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री में। तो अब इसमें होता क्या देखिए, तो ये यहाँ पे अब लॉ की डिग्री आ गई है तो आप समझ चुके होंगे जो भी किसी तरीके के कानूनी दाव पेच होते हैं कि व्हीकल की रजिस्ट्रेशन कैसे हुई, कोई चोरी का व्हीकल है किस तरह से आया, या कंप्लीट जितने भी तरीके के कानूनी काम होते हैं किसके, आरटीओ डिपार्टमेंट के, वो सारे काम यही जुडिकल सर्वेंट काम करते हैं। और ये डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट होता है। इसकी जो एनुअल पैकेजेस होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे जाते हैं। और इसके साथ ही जो इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो पोजीशन ग्रोथ है, मतलब प्रमोशन ग्रोथ है, वो भी काफ़ी तेज़ी से होती है। और इसमें अब डिग्री चाहिए लॉ की, तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको आरटीओ में जाना है लॉ डिपार्टमेंट में तो आपके पास अब लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, सिर्फ आपके ही बैच या आपकी डिग्री वाले पर्सन ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके कॉमन सिलेबस का। तो सबसे अच्छा क्या रहता है, इसका सिलेबस मैक्सिमम सिलेबस आपका कॉमन रहता है, बाकी कुछ सिलेबस आपका चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो आपके 2 प्रकार के एग्ज़ाम होंगे,
पहला एग्ज़ाम होगा आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, दूसरा एग्ज़ाम आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है। तो यहाँ पर जो आपको टाइम मिलता है वो मिलते हैं आपको 2 घंटे। तो आपको 2 घंटे दिए जाते हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बाकी ये टाइम आपका अप या डाउन कर सकता है। इसके बाद जो इसके मेन टॉपिक्स रहते हैं वो मेन टॉपिक यही रहते हैं, बाकी कुछ टॉपिक इसमें से ऐड हो सकते हैं, कोई रिमूव हो सकते हैं, लेकिन मेन टॉपिक आपके यही रहेंगे। जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको चाहिए, उसके बाद आपको इंडियन हिस्ट्री जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट और जनरल साइंस के बारे में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मतलब अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप आने वाले टाइम पे कुछ अदर भी कोई गवर्नमेंट जॉब प्रोफाइल को भरते हैं तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पर भी काम आने वाली है। तो इसका मतलब क्या, अगर आप अभी 10th में हैं और आप आरटीओ डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप अभी से इन सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। इनकी जो बुक्स होगी वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, नहीं तो आप इसकी ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन तैयारी भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके सैलरी के बारे में कि कितनी इसमें सैलरी मिलती है और क्या सुविधाएं मिलती है। और कई बार इसकी जो सैलरी, अगर आप जैसे जैसे आपका रैंक यहाँ पे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी सैलरी आप देख सकते हैं कितनी फिगर तक आपकी ये सैलरी बढ़ सकती है। तो स्टार्टिंग आपकी 40 से होगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप यहाँ तक बढ़ना शुरू हो जाओगे, क्योंकि जो आरटीओ डिपार्टमेंट है ये काफ़ी बढ़िया डिपार्टमेंट माना जाता है, लेकिन हाँ इसमें मेहनत भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उसके बाद अगर हम इसमें सुविधाओं की बात करें तो डिपेंड करेगा आपके स्टेट के ऊपर कि आपकी स्टेट ने आरटीओ डिपार्टमेंट के लिए किस तरीके की उन्होंने सुविधाएँ फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल करवाई हुई है, ताकि उसके हिसाब से आपको वहाँ पर सुविधाएं। लेकिन आपको जो सरकारी भत्ते मिलते हैं, जो भी वेतन आयोग लगता है आपका, उस हिसाब के आपको बहुत अच्छी यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर और लाइफ भी सिक्योर हो जाती है। तो अब आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आप अभी से ही अगर आप आरटीओ डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए।